झाड़ियों और दरख्तों के दरमियान वाला मैदान उबूर करते हमें आधा घंटा लग गया। खूनी जंगल की सरहद पर पहुंचकर जोगन ने रुककर ऊंचे स्याह तनों वाले दरख्तों को देखा और धीमी आवाज में कोई श्लोक पढ़ा और कहने लगी, डरना बिल्कुल नहीं, कोई मगरमच्छ, कोई सांप, कोई आदमखोर दरख्त और झाड़ियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। अब खूनी जंगल में दाखिल हो गए। ये वाकई बड़ा हैबतनाक जंगल था। ऐसा जंगल मैंने पहले कभी नहीं देखा था। दरख्तों के तने बिल्कुल स्याह काले थे, इन पर कांटेदार बेलें चढ़ी हुई थी। कुछ दूर तक जंगल में हमें इतना रास्ता मिलता गया कि हम आसानी से चलते रहे। इसके बाद झाड़ियां एक दूसरे में उलझ गईं। हमें इनकी शाखों को हटाकर रास्ता बनाना पड़ा। जोगन तरशोल से झाड़ियों को हटाती जाती थी। झाड़ियां खत्म हुई तो एक तालाब दिखाई दिया। तालाब की सतह पर सब्ज काई जमी हुई थी। तालाब के किनारे 6-7 मगरमच्छ लेटे हुए थे। हमारे कदमों की आवाज आहट पर मगरमच्छों ने सर उठाए और नोकीले दांतों वाले जबड़े खोलकर डरावनी आवाजें निकाली। मैं डर कर रुक गया। जोगन ने कहा, चलते चलो, ये अभी भाग जाएंगे। जैसे ही मगरमच्छों ने हमारे जिस्मों से खारिज होने वाली जड़ी बूटियों की बू सूंघी, वो तड़प कर तालाब की तरफ दौड़े और पानी में उतर कर गायब हो गए। इसके बाद एक काला स्याह तख्ता देखा जिस पर दरख्तों के पत्ते गिरे हुए थे। जोगन ने मुझे बाजू से पकड़ा और दूसरी तरफ ले गई। कहने लगी, ये दलदल है, ये इतनी गहरी है कि इसमें अगर हाथी गिर पड़े तो ये इसे 1 सेकंड में निगल लेगी। मैंने गौर से देखा, स्याह दलदल में से बुखारात उठ रहे थे। इस खूनी जंगल में घने दरख्तों की वजह से धूप बिल्कुल गायब थी। दिन की रोशनी भी फीकी और धुंधली थी। एक जगह झाड़ियों में से सांप की फंकारी बुलंद हुई। मैं डर कर जोगन के साथ लग गया। इतने में 3 सब्ज और सुर्ख रंग के सांप झाड़ियों में से निकलकर हमसे दूर भाग गए। जोगन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्यों घबराते हो? मेरे गुरुदेव ने तुम्हें गंगा जल में जो बूटी घोल कर पिला दी है, इसकी खुशबू तुम्हारे जिस्म से बराबर निकल रही है। ये खुशबू किसी सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, शेर, चीते को तुम्हारे करीब नहीं आने देगी। सिर्फ बंदरों और बिन मांसों पर और अजदार सांपों पर इस बू का असर नहीं होगा। आ जाओ। हम फिर चल पड़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, खूनी जंगल घना होता जा रहा था। एक मुकाम ऐसा आ गया कि दरख्तों के तने बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिल गए थे। हमें इन तनों के साथ रगड़ खाकर गुजरना पड़ता था। एक जगह दरख्तों की शाखें हमें करीब आता देखकर एकदम ऊपर को चली गई, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने इन्हें ऊपर खींच लिया हो। जोगन ने कहा, यह आदमखोर दरख्त की शाखें थी। हमारी बू पाकर शाखें ऊपर चली गई हैं। हमारी जगह कोई दूसरा आदमी या जानवर होता तो ये शाखें इसके जिस्म के गिर्द लिपट कर इसे ऊपर उठा ले जाती और फिर इसका खून चूस कर इसका गोश्त भी खा जाती। दिन की रोशनी भी काफ़ी कम होने लगी थी। एक जगह टीले की चढ़ाई आ गई। चढ़ाई ज़्यादा सीधी नहीं थी। हम टीले पर चढ़ने लगे। टीले पर गुंजान दरख्तों की झुंड ही झुंड थे। टीला ज़्यादा ऊंचा नहीं था। ऊपर पहुंचने के बाद जोगन ने एक जगह झाड़ियों को इधर उधर हटाकर नीचे निगाह डाली। फिर हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और कहा, नीचे देखो। मैंने आगे बढ़कर नीचे देखा तो हैरान रह गया। नीचे बुलंद स्याह दरख्तों में घिरी हुई एक प्यालानुमा छोटी सी वादी थी, जहाँ पुराने मंदिरों की तर्ज के 6-7 गुंबद और मीनार उभरे हुए थे। जोगन ने कहा, यह आलोक नगर है। अब हमें होशियार होकर चलना होगा। अब तुम गूंगे बहरे बन जाओगे। आलोक नगर में दाखिल होने से पहले हमें बिन मांस मिलेंगे। वो ऐसी हरकतें करेंगे जैसे हम पर हमला करने वाले होंगे। तुम घबराना नहीं। बिन मांस हमें कुछ नहीं कहेंगे। मैं इन्हें संभाल लूंगी। इसके बाद हम टीले की ढलान उतरने लगे। जैसे ही हम आलोक नगर की वादी के पहले दरख्तों के करीब पहुंचे, चारों तरफ से बंदरों की तेज गुस्सीली आवाजें आने लगी। जोगन रुक गई, मैं भी रुक गया। जोगन ने धीमी आवाज में कहा, तुम बिल्कुल कोई आवाज न निकालना। थोड़ी ही देर बाद 10-12 बंदर सामने की जानिब से नमदार हुए और हमसे कोई 50 गज के फासले पर आकर बैठ गए और हमारी तरफ देखकर दांत निकालने और गुस्सीली आवाजें निकालने लगे। जोगन माया देवी तरशोल हाथ में लिए बुत बनकर खड़ी बंदरों को देख रही थी। इतने में एक बहुत बड़ा बिन मांस पीछे से आकर बंदरों में शामिल हो गया। बंदर इधर उधर हट गए। इतना बड़ा स्याफाम बिन मांस मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बिन मानस ने हमें देखा तो अपने सीने पर जोर जोर से हाथ मारते हुए डरावनी आवाजें निकालने लगा। जोगन माया ने तरशोल वाला हाथ ऊपर उठाकर अपने हलक से बंदरों वाली आवाज 3 बार निकाली और कहा, मैं भूरे बिन मानस की पत्री हूँ। स्याह बिन मानस एकदम चुप हो गया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आने लगा। जोगन ने आहिस्ता से कहा, अपनी जगह पर खामोश खड़े रहना, कोई हरकत न करना। स्याह बिन मानस चारों हाथ पांव पर चलता जोगन के सामने आकर बैठ गया और अपनी जोरदार सुर्ख आंखों से इसे तकने लगा। जोगन बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बनकर सागित खड़ी थी। स्याह बिन मानस कुछ देर बैठा जोगन को घूरता रहा। फिर वो चंद कदम चलकर जोगन के बिल्कुल पास आ गया। इतना बड़ा और भयानक बिन मानस अपने इतना करीब देखकर मैं सहम सा गया। स्याह बिन मानस ने अपने बददफा जोड़े नथने फुला फुलाकर जोगन के जिस्म को सूंघना शुरू कर दिया। शायद इससे जोगन के बदन से इसके खामन बिन मानस की बू आने लगी थी। स्याह बिन मानस एकदम पीछे हट गया। इसने हलक से खास किस्म की आवाज निकाली। इस आवाज को सुनकर सारे बंदर केच केच करते भाग गए। इसके बाद स्याह बिन मानस भी उछल उछल कर चलता हुआ दरख्तों में गुम हो गया। जोगन
जोगन ने गहरा सांस भरा और धीमी आवाज में कहने लगी, मेरे जिस्म से मेरे खामन बिन मानस की बू भी निकलती रहती है। इस बू को सूंघने के बाद ये खूनी बिन मानस वापस पलट गया है। अगर ऐसी बात न होती तो इसने दूसरे बंदरों के साथ मिलकर हमारी अभी तिक्का बोटी कर देनी थी। यहाँ दरख्त ज्यादा ऊंचे नहीं थे, इनकी घरी शाखें एक दूसरे से उलझी हुई थी और जंगल में एक छत सी पड़ी हुई थी। यहाँ दिन की रोशनी और कम हो गई थी। खामोशी ऐसी थी कि किसी पत्ते के दरख्त से गिरने की भी आवाज नहीं आती थी। हर तीसरे कदम पर किसी न किसी सांप की फंकार की आवाज आती और फिर कोई ना कोई सांप घास में से निकलकर हमसे डरकर दूसरी तरफ भाग जाता। हमारे जिस्मों की बू की वजह से मुझे अभी तक किसी मक्खी, मच्छर और चूंटी तक ने नहीं काटा था। जोगन बड़े एहतियात से कदम उठा रही थी। इसने मुझे अपने पीछे कर लिया था। दरख्तों का घनापन खत्म हो गया। आगे पत्थरों से बनाई गई सीढ़ियां आ गईं जो नीचे आलोक नगर के कुशादा सहन में उतरती थी। सीढ़ियां दाएं बाएं काफी दूर दूर तक फैल गई थी। पत्थर टूटे फूटे थे और इनके दरमियान घास उगाई थी। जोगन ने आहिस्ता से कहा, हम आलोक नगर में दाखिल हो रहे हैं। अब तुम मेरे इशारे के बगैर मुंह से कुछ न बोलोगे। 10-12 सीढ़ियां थी। हम उतर कर कुशादा सहन में आ गए। ये वीरान और उजड़ी हुई जगह थी। हर तरफ घास पर खुश्क पत्ते बिखरे हुए थे। खामोशी ऐसी थी जैसे सारी फिजा को सांप सूंघ गया हो। सामने दाएं बाएं आलोक नगर की हिंदुआना मीनारों और तिरछे डहलवान गुंबदों वाली ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी थी। ये पुरानी खंडर बनी हुई इमारतें थी। इन पर जैसे आसेब छाया हुआ था। गुंबदों और मीनारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थी जिनमें से लंबी लंबी घास की शाखें बाहर निकली हुई थी। कोई इंसान तो क्या, जानवर या परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। लगता था यह मुर्दा रूहों का शहर है। हम जिस कच्चे रास्ते पर जा रहे थे इस पर खुश्क झाड़ियों और पत्तों का फर्श बिछा हुआ था। जोगन चारों तरफ देखती हुई आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती चल रही थी। एक इमारत के बाहर दोनों जानिब चबूतरों पर हनुमान के बड़े बड़े बुत बने हुए थे। जोगन ने धीमी आवाज में कहा, यह हनुमान जी का आश्रम है। यहाँ इनकी आत्मा बसराम करती है। सामने वाले आश्रम में महादेवी जी की नृत्कियां और दासियां हैं। मैं बिल्कुल गुमसुम सा होकर जोगन के साथ साथ जरा पीछे रहकर चल रहा था और हैरत ज़दा आंखों से इस गुमशुदा असीबी शहर के खंडरों को देख रहा था। हम इन वीरान खंडरों से निकलकर दूसरे तख्ते में आ गए। यहाँ खुली जगह पर अजीबो गरीब किस्म के दरख्त देखे जिनकी शाखें झुककर जमीन को छू रही थी। इन दरख्तों के नीचे से गुजरने लगे तो दरख्तों की शाखें एकदम ऊपर को उठकर सिमट गई। जोगन ने धीमी आवाज में बताया कि ये सारे आदमखोर दरख्त हैं। यहाँ जितनी देवदासियां, नृत्कियां और महादेवी जी की अस्पराएं रहती हैं, इनके जिस्मों से हमारे जिस्मों वाली बू हर वक्त खारिज होती रहती है। ये दरख्त इन्हें कुछ नहीं कहते। अगर बाहर का कोई आदमी रास्ता भूल कर इधर आ निकले तो ये दरख्त इसे चट कर जाते हैं। ये ऐसे खूनी दरख्त हैं कि बदनसीब आदमी की हड्डियां तक खा जाते हैं। सामने स्याह काले दरख्तों के दरमियान कुछ और मीनारों वाली इमारतों के खंडरात दिखाई दिए। जोगन ने मुझे बाजू से पकड़कर वहीं जमीन पर बिठा लिया। वो घूर कर इन इमारतों को देख रही थी। कहने लगी, ये महादेव जी का आश्रम है। तुम्हारी बीवी मुझे यकीन है इसी आश्रम में होगी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अपनी बीवी जमीला को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ गए जिन्हें मैंने आंखों में ही पी लिया और बाहर ना आने दिया। मैंने आहिस्ता से पूछा, देवी मेरी बीवी ठीक हालत में होगी ना? इस जगह का माहौल देखकर मैं डर रहा था कि जमीला पर जरूर किसी न किसी आसेब का साया हो गया होगा या इस पर न जाने कैसे कैसे मंत्र फूंक कर इसे बेहाल कर रखा होगा। जोगन दूर सामने नजर आने वाली पुरस्कार खंडर नुमा इमारतों को देख रही थी। मेरी बात इसने सुन ली थी। सामने नजरें जमाए इसने धीमे लहजे में कहा, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये महादेव जी का आश्रम है। यहाँ रातों को देवता लोग उतर कर नृत्कियों का नाच देखते हैं, सोमरस पीते हैं और देवदासियों से मन लुभाते हैं। यहाँ कुछ भी हो सकता है और तुम्हारी पत्नी तो महादेव जी की खास देवदासी है। इससे आगे पूछने की मुझे हिम्मत न हुई कि न जाने जोगन आगे से क्या कह दे। वो उठी और बोली, मुझे हनुमान कुंड के पीछे से होकर जाना होगा। वो मुझे लेकर दाएं जानिब झाड़ियों की ओट में चलने लगी। लग रहा था कि वो महादेव के आश्रम वाली इमारत से बचकर जा रही है। चंद कदम चलने के बाद वो ठहर गई और झाड़ियों को तरशोल से एक तरफ हटाकर देखने लगी। मैं इसके पहलू में ही था। झाड़ियों से कुछ 60-70 गज के फासले पर पत्थर की एक कोठरी नजर आई। जोगन जैसे अपने आप से कहने लगी, सेंधिया कुटिया में ही होगी, कहीं महादेव के आश्रम में न चली गई हो। तब वो सुबह से पहले नहीं आ सकेगी, चलकर देखते हैं। इसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ मुझे लेकर कुटिया की तरफ बढ़ी। एक पुरानी गुजा की कोठरी का खंडर था। दरवाजा गायब था। इसके आगे मोटे टॉट का पर्दा गिरा हुआ था। कुटिया एक कुशादा चबूतरे पर बनी हुई थी। चबूतरे पर जगह जगह छोटी झाड़ियां नजर आ रही थी। जोगन ने टाट का पर्दा हटाकर सिंधिया को आवाज दी, जो इसकी पुरानी सहेली थी और आलोक नगर में महादेव की खिदमत पर मामूर थी और बकौल जोगन के आश्रम की दूसरी औरतों की तरह वही मुकीम थी और वहां से कभी बाहर नहीं आई थी। सिंधिया कुटिया में नहीं थी।
अंदर अंधेरा था और ऐसी नामालूद बू आ रही थी जैसे पुराने किलों के तहखानों से आया करती है। जोगन ने अंधेरे में एक ताक में से बुझे हुए दिए को तलाश कर लिया। वहीं माचिस भी पड़ी थी। इसने दिया सिलाई जलाकर दिया रोशन कर दिया। दिया पीतल का था। इसकी लो ऊपर उठी तो इसकी नरम और धुंधली रोशनी में कुटिया के फर्श पर बिछी हुई हिरन की खाल नजर आई। कोने में पीतल की गागर और पीतल का करमंडल और हनुमान की एक मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति के आगे पीतल की थाली में 3-4 बासी फूल और लोबान पड़ा था। जोगन ने कहा, बैठ जाओ, सिंधिया महादेव के आश्रम में ही होगी। अब हमें रात इस कुटिया में ही गुजारनी होगी। सुबह से पहले महादेव इसे नहीं छोड़ेंगे। वहाँ सारी रात काम देवता की पूजा होगी। काम देवता की पूजा के ख्याल से मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि पिछली रात मैं काम देवा की पूजा का तख्ता मशक बन चुका था। कुटिया में दाखिल होते वक्त मुझे मच्छरों की आवाज़ें आई थी, लेकिन इसके बाद सारे के सारे मच्छर हमारे जिस्म की बू पाकर गायब हो गए। कुटिया में गर्मी थी। मैंने जोगन से कहा, यहाँ हवस है, बाहर निकल कर बैठते हैं। वो बोली, बाहर खतरा है। मैंने तुम्हें बताया नहीं, आलोप नगर में बाहर की दुनिया का कोई महात्मा जोगी जोगन और धर्मात्मा सती सन्यासी भी महादेव की इजाज़त के बगैर कदम नहीं रख सकता। अव्वल तो 1000 में से किसी एक जोगी जोगन को इसी जड़ी बूटी का इल्म होता है, जिसे मैंने गंगा जल में घोल कर पी रखा है और जिसे तुम्हें भी मेरे गुरुदेव ने दिल्ली वाली कुटिया में तुम्हें पिलाया था, और जिसकी बू के असर से कोई सांप बिच्छू मगरमच्छ हमारे नज़दीक नहीं फटकता। दूसरी बात यह है कि वो जोगी जिनके जिस्म से ऐसी बू नहीं निकल रही होती, अगर वो अपनी तपस्या के जोर पर भरोसा करके महज आलोप नगर की देवदासियों से अयाशी करने के ख्याल से आलोप नगर का रुख करते हैं, इन्हें खूनी जंगल के मगरमच्छ, सांप और आदमखोर दरख्त रास्ते में ही ख़त्म कर देते हैं। मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर यह ख़तरा मोल लिया है। मैंने कहा, तुम्हें चाहिए था कि किसी तरह महादेव से यहाँ आने की इजाज़त ले लेती। वो बोली, मैं महादेव के आश्रम में 5 साल गुजार चुकी हूँ। तब मैं 16 बरस की नौजवान कन्या थी। महादेव जी ने मेरे साथ खूब अयाशी की और जब जी भर गया तो मुझे हनुमान जी के एक बिनमानस के हवाले करके आलोप नगर से निकाल दिया। इस बिनमानस ने मुझे अपनी बीवी बना लिया। तुम इस बिनमानस को देख चुके हो, जिस औरत को महादेव जी अपनी आश्रम से निकाल देते हैं। इसे ना तो वापस आलोप नगर में घुसने की इजाज़त होती है और ना वो भारत के किसी शहर या देहात में जाकर रह सकती है। इसको इजाज़त नहीं होती कि वो आलोप नगर के बारे में किसी को कोई राज बताए। अगर वो शहर या किसी गांव में जाकर आबाद होने की कोशिश करती है तो आलोप नगर के दुष्ट जोगी लोग इसे रात की तारीकी में आकर हलाक कर देते हैं। सिंधिया मेरी सहेली है, वो मुझसे 10 साल छोटी है। इसमें एक खास बात यह है कि इसे महादेव जी को रुझाने के तरीके आते हैं। वो इस वक्त महादेव जी की चहेती दासी है। वो निरतकी भी है। यहाँ जितनी दासियाँ हैं वो सब निरतकियाँ भी हैं और महादेव जी के आश्रम में इनके सामने रात को उरियाँ होकर नाचती हैं। मैंने इसे कहा कि बाहर तो चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ है, दूर दूर तक किसी इंसान की आवाज़ तक सुनाई नहीं देती, फिर बाहर खुली हवा में बैठने में क्या हर्ज है। जोगन माया देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तू मूर्ख है, तू आलोप नगर की भेद नहीं जानता। यहाँ आधी रात के बाद काले बिन मानस गश्त पर निकलते हैं। अगर वो किसी को बाहर बैठा या चलता फिरता देख लें तो इस पर हमला कर देते हैं और चीर फाड़ कर खा जाते हैं। महादेव जी के हुक्म से रात के वक्त आश्रम का कोई जोगी, कोई निरतकी, कोई देवदासी अपनी अपनी कुटिया से बाहर नहीं निकल सकती। मैं समझ गया कि रात इसी कुटिया के अंदर हबस में इस जोगन के साथ गुजारनी पड़ेगी। मैंने एहतियातन पूछ लिया, तुम्हारी सहेली संध्या दिन निकलने पर तो आ जाएगी ना? जोगन ने तरशोल एक तरफ रख दिया था और अपनी धोतीनुमा साड़ी के पल्लू से अपने जिस्म का पसीना पूंछ रही थी। इसकी रही सही शर्म हया भी मेरे सामने नहीं रही थी। वो ऐसे अपने जिस्म की साड़ी के पल्लू से पूंछ रही थी जैसे वहाँ से देखने वाला कोई नहीं। कहने लगी, दिन निकलने पर ही आएगी। महादेव जी इसे रात को कहाँ छोड़ेंगे? मेरे सर के राख आलूद बाल अकड़ गए थे। मुझे इसकी आदत नहीं थी, कभी सर में राख नहीं डाली थी। मैंने कहा, मैं अपने बालों में से राख झाड़ लूं? वो बोली, खबरदार, ऐसा हरगिज न करना। और सुनो, तुम्हें संध्या के सामने गूंगा बहरा बनने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरी हमराज है। मुझे इसको तुम्हारी बीवी के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। वही हमारी मदद कर सकती है। मैं खामोश होकर बैठा रहा। जोगन साड़ी जिस्म से अलग करके झाड़ने लगी। वो बिल्कुल उरियाँ थी। मुझसे रहा न गया। मैंने कह ही दिया कि वो मर्द के सामने ज़रा भी शर्म नहीं करती। वो कहने लगी, पहली बात तो ये है कि तुम मेरे मर्द बन चुके हो, तुमसे मेरा कोई पर्दा नहीं है। दूसरी बात यह है कि हिंदू धर्म में हम स्त्रियों का ये अकीदा है कि हम नंगे जिस्म पर जिस कदर आदमियों की नज़र पड़ेगी, हमारे इतने ही गुनाह झड़ जाएंगे। इसने दोबारा साड़ी पहन ली, पीतल के गागर में से पानी निकाल कर मुझे भी पिलाया और ख़ुद भी पिया। कहने लगी, तुम्हें भूख लग रही होगी। मुझे भी भूख महसूस रही थी। अभी रात पूरी तरह से नहीं छाई थी। मैं बाहर जाकर कुछ खाने को लाती हूँ। मैंने इसे खबरदार किया कि बाहर काले बिन मानस गश्त पर होंगे। वो बोली, वो आधी रात के बाद निकलते हैं।
और फिर काले बिन मानस सारे मेरे रिश्तेदार हैं। इन्हें मेरे जिस्म की बू से पता चल जाता है कि मैं बिन मानस की बीवी हूँ। वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, तुम हरगिज़ यहाँ से बाहर मत निकलना, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो चली गई। मैं अपने परेशान कुन ख्यालात में खो गया। जिन हालात में किस्मत ने मुझे फंसा दिया था, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। कुछ देर बाद वो वापस आई तो इसने साड़ी की झोली में फल डाल रखे थे। कहने लगी, आलोक नगर में बड़े फलदार दरख्त हैं, ये देखो मैं केले और शरीफे लाई हूँ। मैंने कहा, क्या यहाँ सिर्फ यही 2 फल होते हैं? वो बोली, ये दोनों फल हिंदू धर्म में बड़ी अहमियत रखते हैं। मैंने और जोगन ने शेर होकर फल खाए और कुटिया में ही बैठे रहे। मुझे जोगन कुछ बेचैन सी नजर आने लगी। वो इधर उधर कुटिया में कोई चीज तलाश करने लगी। मेरे पूछने पर बोली, यहाँ कहीं गांजा और चिलम जरूर होगी। देवी, खुदा के लिए गांजा मत पीना, इसके धुएं से मेरा दम घुटता है। वो हंस पड़ी, बोली, तुम मूर्ख हो, गांजा पीने वालों के लिए इसका धुआं अमृत है। तुम भी गांजा पियोगे तो तुम्हें इसका धुआं अमृत लगेगा। मालूम हुआ कि संध्या भी गांजा पीती है और इसने गांजा और चिलम वहीं किसी जगह पर रखी हुई थी। आखिर जोगन ने इसे तलाश कर लिया। इसने मेरे सामने बैठकर चिलम में गांजा भरा और दिया सिलाई जलाकर चिलम के 2-3 कश लगाए। कुटिया में गांजे का धुआं भर गया। नथने खोलकर इसने अपनी आदत के मुताबिक 3-4 लंबे लंबे सांस लिए और बोली, गांजा देवताओं का अमृत है, इसको पीकर जोगी जोगन आकाश की सैर करते हैं। लो, तुम भी पीकर देखो। मैंने कहा, देवी जी, मैं गांजा नहीं पी सकता। सोमरस पियोगे? संध्या आएगी तो इससे सोमरस भी मिल जाएगा। मैंने हाथ जोड़कर कहा, देवी मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अब जितनी जल्दी हो सके मुझे मेरी बीवी से मिला दो ताकि मैं इसे यहाँ से निकाल कर ले जा सकूँ। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।